हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, सिट्रस सिनेंसिस के इस पार्ट 2 वीडियो में मैं आपका परिचय ब्लड ऑरेंज की प्रमुख वैरायटीज से कराऊंगा। आपने अगर ब्लड ऑरेंज को कभी सामने से देखा हो तो ज़रूर महसूस किया होगा कि वे दिखने में कितने आकर्षक होते हैं। अपने नाम के अनुरूप ही ब्लड ऑरेंज के अंदर का गूदा खून की तरह लाल रंग वाला होता है। इसके बाहरी भाग यानी छिलके के ऊपर भी लाल रंग की पिगमेंटेशन मौजूद रह सकती है। ब्लड ऑरेंज का स्वाद भी किसी और मीठे ऑरेंज की तुलना में ज़्यादा मीठा और जटिल होता है। सिट्रस टेस्ट के साथ रसबेरी की तरह का मिला जुला स्वाद होने के कारण इसे रसबेरी ऑरेंज भी कहा जाता है। ब्लड ऑरेंज को सक्सेसफुली उगाने के लिए कुछ ज़रूरी क्लाइमेटिक कंडीशंस मौजूद रहना ही चाहिए। इसलिए इसकी वैरायटीज़ के बारे में बताने से पहले यह जानना ज़्यादा आवश्यक है कि आपका लोकेशन इसे उगाने के लिए सुटेबल है कि नहीं। ब्लड ऑरेंज को उगाने के लिए टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक सर्दी दोनों ही कंडीशंस ब्लड ऑरेंज को सूट नहीं करते हैं। ब्लड ऑरेंज के लिए 6 से 8 घंटे की रेगुलर सनलाइट और 21 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर सबसे अच्छा माना जाता है। एक और चीज़ जो ब्लड ऑरेंज को उगाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है वह है वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, यानी दिन के समय गर्मी और रात के समय ठंडक। खासकर उन दिनों में जब ब्लड ऑरेंज के फल डिवेलप हो रहे होते हैं। दरअसल जब ब्लड ऑरेंज के फ्रूट्स रात के समय कम टेम्परेचर में विकसित होते हैं तब उनके अंदर एंथोसियानिन नाम का एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट बनता है, जिसके कारण ब्लड ऑरेंज का अंदर वाला भाग यानी गूदा गहरे रंग लाल रंग का हो जाता है। रात में ठंड जितनी ज़्यादा होगी एंथोसियानिन उतनी ही ज़्यादा मात्रा में बनेगा और ब्लड ऑरेंज के अंदर का रंग उतना ही ज़्यादा गहरा लाल होगा। कभी कभी या कुछ किस्मों में छिलके के ऊपर भी लाल रंग का पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। रात में ठंड अगर नहीं होगी तो ब्लड ऑरेंज के फ्रूट्स को ना तो उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक लाल रंग मिलेगा और ना ही रसबेरी जैसा टेस्ट डेवलप होगा। इसलिए ब्लड ऑरेंज को लगाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके लोकेशन में उसके अनुकूल क्लाइमेटिक कंडीशन एग्जिस्ट करता हो। ब्लड ऑरेंज का मेन ओरिजिन भूमध्य सागर के दक्षिणी भाग में स्थित सिसिली आइलैंड को माना जाता है। हालांकि बाद के दिनों में ब्राज़ील, स्पेन और अमेरिका के कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा नामक जगहों पर ब्लड ऑरेंज का व्यावसायिक उत्पादन किया जाने लगा। इंडिया में उसके नदन या हिमालयन फुटहिल्स वाला पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट ब्लड ऑरेंज को उगाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है। साउथ इंडियन पार्ट में सर्दी आती ही नहीं, इसलिए ब्लड ऑरेंज को वहाँ उगाना बेकार साबित होगा। समुद्र के आसपास वाले इलाके यानी कोस्टल रीजन वाले इलाके में भी रात के समय सर्दी का अभाव होता है। इसलिए ऐसे इलाके में भी ब्लड ऑरेंज के फ्रूट में उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर और टेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर भी एक हॉबीइस्ट के लिए सारे दरवाजे खुले हुए रहते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के लिए वह स्वतंत्र होता है। फ्रेंड्स, ब्लड ऑरेंज के बारे में काफ़ी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं ब्लड ऑरेंज के प्रमुख किस्मों के बारे में। ब्लड ऑरेंज की 3 सबसे प्रमुख प्रजाति जो वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस हैं वे हैं टराक्को, सैंग्विनिल्लो और मोरो। तो आगे मैं इन तीनों प्रजाति के प्लांट दिखाने और उनके बारे में जानकारी देने के साथ 2 और बेहतरीन ब्लड ऑरेंज की प्रजाति के बारे में बताऊंगा, जो है एमुआ 8 और परनाम्बुको। सबसे पहले बात करते हैं मोरो की। फ्रेंड्स, जो मोरो ब्लड ऑरेंज होता है ना, वो सारे ब्लड ऑरेंजेज में सबसे ज़्यादा कलरफुल होता है। इसके अंदर का जो पल्प है उसका कलर गहरे लाल रंग का और कभी कभी तो एकदम काला भी रहता है। इसके छिलके पर भी लाल रंग के स्पॉट्स होते हैं। इसका टेस्ट भी काफ़ी इंटेंस होता है। खट्टे मीठे स्वाद के साथ चेरी और रसबेरी जैसा स्वाद मिलता है। मोरो ब्लड ऑरेंज का लगभग 1 साल पुराना प्लांट मेरे पास है, जिसे आप देख पा रहे हैं। यह सिर्फ 8 इंच के गमले में लगा हुआ है और इसकी हाइट 2 फीट के आसपास हो चुकी है। इसी साल यानी 2024 में ही फरवरी में मैंने इसे इस 8 इंच के पॉट में लगाया था। उस समय यह एक छोटा सा लेकिन हेल्दी प्लांट था। 1 साल पूरा होने के बाद अगले वर्ष मार्च में
मोरो ब्लड ऑरेंज के इस प्लांट में फ्लावरिंग होने की पूरी संभावना है। इस समय दिसंबर का महीना है और ठंड होने के कारण इनकी पत्तियों में पीलापन आ रहा है, जो इसके डोरमेंट होने का सबूत है। फरवरी मार्च में इसमें नई ग्रोथ होगी और फ्लावर्स भी आएंगे। ब्लड ऑरेंज की अगली जो किस्म मेरे पास है वह है सैंग्विनिल्लो। यह भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है। इसे 1929 में सबसे पहले स्पेन में खोजा गया था। इसके स्किन पर भी रेडिश टोन मिलता है और अंदर का पल्प भी लगभग मोरो की तरह ही रेडिश होता है। इसकी ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक खासकर रंग और स्वाद मोरो से मिलता जुलता है। सैंग्विनिल्लो ब्लड ऑरेंज को मैंने मार्च 2023 में एक छोटे प्लांटर में लगाया था और ग्रेजुअली पॉट की साइज़ बढ़ाते हुए अब इसे 18 इंच के इस ग्रोइंग बैग में शिफ्ट किया गया है। इस साल मार्च में इसमें केवल वेजिटेटिव ग्रोथ ही हुई थी, फ्लावरिंग नहीं हुई, लेकिन पूरा विश्वास है कि मार्च 2025 में इसमें फ्लावर्स ज़रूर आएंगे। सैंग्विनिल्लो ब्लड ऑरेंज के फ्रूट्स फरवरी में मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन बिना हार्वेस्टिंग किए उन्हें अप्रैल तक रखा जा सकता है। हार्वेस्टिंग के बाद भी 2 महीने तक इसके फलों को आराम से सुरक्षित रखा जा सकता है। ब्लड ऑरेंज की तीसरी सबसे पॉपुलर वैरायटी है टरैको। यह वैरायटी सबसे मीठा और फ्लेवरफुल वैरायटी है। इसे हालांकि हाफ ब्लड कहकर ही पहचाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर का गूदा मोरो या सैंग्विनिल्लो की तरह गहरे लाल रंग का नहीं होता है, लेकिन यह बाकी ब्लड ऑरेंज के मुकाबले ज़्यादा मीठा और जायकेदार होता है और इसके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं, यानी यह एक सीडलेस वैरायटी है। मेरे पास टरैको ब्लड ऑरेंज का लगभग 2 साल पुराना प्लांट है। इसको मैंने फरवरी 2023 में लगाया था। इस साल मार्च में इसमें अच्छी फ्लावरिंग होने के बाद फ्रूट्स भी लगे थे, लेकिन 1-2 महीने बाद जब फ्रूट्स की साइज़ बढ़ने लगी थी तब एक एक करके वे नीचे गिर गए थे। संभवतः प्लांट की एज कम होने के कारण ऐसा हुआ होगा। आशा करता हूँ कि इस साल फ्रूट्स गिरेंगे नहीं। फ्रेंड्स, ब्लड ऑरेंज की एक नई वैरायटी आई है जिसका नाम एमोआ 8 रखा गया है। यह इटली की एक वैरायटी है जिसे मोरो ब्लड ऑरेंज और अवाना मैंडरिन को क्रॉस करके तैयार किया गया है। इसका भी फ्रूट मोरो की तरह अंदर से भी और बाहर से भी लाल होता है। इसका टेस्ट मैंडरिन ऑरेंज और टिपिकल ब्लड ऑरेंज के टेस्ट का मिला जुला रूप होता है। यह एक अर्ली वैरायटी है और कोल्ड हार्डी भी है। इसी साल फरवरी के महीने में मैंने इसे 8 इंच के इस सफ़ेद पॉट में लगाया था। तब यह एक छोटा सा प्लांट था, लेकिन लगाने के 1 महीने बाद ही इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। मार्च अप्रैल के महीने में इसमें खूब पत्ते आए थे। इस समय यानी दिसंबर में इसकी हाइट अच्छी खासी बढ़ चुकी है। इसके पत्ते पीले पड़कर नीचे गिर रहे हैं, यानी यह प्लांट इस समय डोरमेंट स्टेट में चला गया है। मार्च के महीने में इसमें अवश्य ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। अभी सिट्रस के लगभग सारे प्लांट्स की यही कंडीशंस हैं। वे डोरमेंट हो चुके हैं, उन्हें पानी काफ़ी कम दिया जा रहा है और किसी भी तरह का क्विक एक्शन फर्टिलाइज़र नहीं दिया जा रहा है। जनवरी के महीने में इसकी मिट्टी में स्लो रिलीज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का डोज दिया जाएगा ताकि फरवरी मार्च में भरपूर फ्लावरिंग हो सके। ब्लड ऑरेंज की 5वीं और आखिरी किस्म जो मेरे पास है वह है परनाम्बुको। परनाम्बुको भी इटली की एक वैरायटी है। यह भी एक मीठी और फ्लेवरफुल वैरायटी है। इसके छिलके मोटे होते हैं, हालांकि अंदर का पल्प रेडिश टोन वाला और जूस हल्का एसिडिक होता है। इसका प्लांट भी ज़्यादा पुराना नहीं है। इसे मैंने जब इस साल फरवरी में लगाया था तब यह बहुत ही छोटा सा और सिंगल ब्रांच वाला प्लांट था, लेकिन अब लगभग 1 वर्ष पूरा होने को है और प्लांट पहले से काफ़ी मजबूत स्थिति में है। अभी यह सिर्फ 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है। थोड़ा और ग्रो करने के बाद इसे बड़े पॉट में शिफ्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स, ब्लड ऑरेंजेस के बारे में ये जानकारियाँ आपको कैसे लगी? लाइक बटन को दबाकर आप अपनी पसंदगी को ज़रूर जाहिर करें। गार्डनिंग से संबंधित इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न पूछने या अपनी राय देने के लिए आप कमेंट बॉक्स का उपयोग करें। आगे आने वाले समय आपके लिए शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।